अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करेंगे कि एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन किसी तरीके से जो है जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, तो वो किसी तरीके से हमारे बॉडी पे एक्शन कराता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे पास। हम अभी स्टडी करते हैं कि थर्ड पार्ट्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि सेकंड यूनिट है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमने स्टडी की, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और ये अभी हम थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों ने 1 और 2 ये पार्ट नहीं देखे तो लाजिम देखें, ठीक है। ये एक सीरीज़ है। तो अगर आप केमी नर्सिंग लेक्चर अहमद फीन नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट दीजिए, ठीक है, ताकि नई और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए, ठीक है। तो अभी हम स्टडी करेंगे कि किसी तरीके से हमारी जो बॉडी में ग्रोथ हार्मोन होती है। तो सबसे पहले एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन 2 टाइप्स के एक्शन करते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि डायरेक्ट हमारे पास जो कैटाबॉलिक एक्शन होती है वो कौन से होती है, और जो इनडायरेक्ट एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब एक्शन होती है वो कौन सी एक्शन होती है हमारे ग्रोथ हार्मोन के। तो देखिए कि अगर आप देख ले हमारे बॉडी में 3 टाइप्स के जो है वो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में लेते हैं, प्रोटीन फॉर्म में लेते हैं और फैट्स फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट जो होती है तो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट्स होती हैं वो डायरेक्ट एक्शन और कैटाबॉलिक एक्शन करा देते हैं। ये डायरेक्ट जब हो जाएंगे ना तो इसीलिए कैटाबॉलिक एक्शन मतलब वो डायरेक्ट ब्रेक डाउन कराना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से मतलब जब ये फैट्स और जो कार्बोहाइड्रेट हैं तो वो शुगर में मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और वो ग्लूकोज हमारा बॉडी यूज़ करेगा, तो इसकी वजह से उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक्शन करा देती है कौन कौन, न्यूट्रिशन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट। और जो एनडायरेक्ट एनाबॉलिक एक्शन है हमारा पास, तो हमारे बॉडी में आपको पता है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक हम बॉडी होती है ना वो कौन से होते हैं, वो प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन की एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, मतलब वो आपके बॉडी को बिल्डअप कराते हैं, और ये इनडायरेक्ट प्रोसेस होती है क्योंकि प्रोटीन से तो ग्लूकोज नहीं बनती ना। तो फिर हमारे लिवर में ग्लूकोन्यूजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है, और ग्लूकोन्यूजेनेसिस प्रोसेस की वजह से जो है क्या बन जाती है, ये प्रोटीन जो है प्रोटीन से ग्लूकोज बन जाती है और हमारा बॉडी यूज़ करते हैं। तो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तो ग्लूकोज नहीं है ना, इसी वजह से जो है वो एनाबॉलिक भी करा दे। एनाबॉलिक मीन कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, वो जोड़ते हैं आपके बॉडी को, बिल्डअप कराते हैं मसल को, बोन को, ठीक है। तो ये 2 इफेक्ट आपने इसी तरीके से याद रखना है। फिर हमारे पास सोमेटोमेडिन है। तो सोमेटोमेडिन क्या है, ठीक है, अभी हम स्टडी करेंगे। तो आर अपूली पेप्टाइड सिंथेसाइज मेनली इन द लिवर, तो ये लिवर से सीक्रेट होते हैं सोमेटोमेडिन। एंड इन ह्यूमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोमेटोमेडिन सी, ठीक है, इसको हम दूसरा नाम देते हैं कि सोमेटोमेडिन सी, ठीक है। आल्सो नोन, उसको हम ये नाम भी कहते हैं कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, IGF-1 secreted due to the action of the growth hormone mainly in liver to a very small extent in other organ, मतलब किडनी, कार्टिलेज, स्केलेटन मतलब वगैरह में ये कम होती है, लेकिन जो लेवर होती है तो लेवर से सोमेटोमेडिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट होती है। दूसरा नाम सोमेटोमेडिन सी, ठीक है। तो द IGF हैज़ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू दोज ऑफ प्रो इंसुलिन। देखिए IGF हमारे पास क्या होती है, ये इंसुलिन की तरह ही एक सिमिलरिटी रखते हैं, ठीक है। और ये प्रो इंसुलिन है। प्रो इंसुलिन मीन वो ये इनएक्टिव प्रोसेस में, ये IGF जो है हमारे लेवर में इनएक्टिव प्रोसेस में पाम में होते हैं, फिर ये एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो द इनडायरेक्ट एक्शन आर वाई द सोमेटोमेडिन, बस ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि जो सोमेटोमेडिन है वो डायरेक्टली एक्ट नहीं कराते हैं क्योंकि ये इनएक्टिव प्रोसेस में, इनएक्टिव मूड में हमारे लेवर में होती है, और फिर वो एक्टिव हो जाती है किसके थ्रू, मतलब कोई भी हमारे बॉडी को जब स्टार्वेशन में या कोई भी एक्सेसिव ग्लूकोज की मतलब ज़रूरत होती है तो हमारा बॉडी फिर इनडायरेक्ट जो है प्रोटीन वगैरह से ही ग्लूकोज बनना स्टार्ट करा देती है, ठीक है। तो इसी वजह से उसको इनडायरेक्ट कहा है, ठीक है।
फिर आता है कि स्टिमुलस फॉर ग्रोथ हार्मोन के लिए कौन कौन से स्टिमुलस होने चाहिए। तो द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्लक्चुएटेड ओवर अ 24 आवर पीरियड विद पीक लेवल काउ अकरिंग 1 to 4 आवर आफ्टर ऑनसेट ऑफ स्लीप। देखें हमारे पास स्लीप में जो है, ये तो आपको पता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो थ्रू आउट द डे जो है फ्लक्चुएशन में होती है। मतलब रात की जब आप सोते हैं ना, तो सोने से पहले और सोने के बाद, मतलब जब एक पर्सन सोता है तो सोने के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होती है, ठीक है। उसी वजह से ये तो फ्लक्चुएट हुआ ना, राइज एंड फॉल हुआ, और जो डेज में होती है, ठीक है, तो थ्रू आउट द डे ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होती है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन is stimulated by the hypoglycemia, fasting, starvation and low fatty acid level in the blood and increase the blood level of amino acid in stress conditions such as trauma, extreme emotion, stress and heavy exercise। ग्रोथ हार्मोन किस किस वजह से ज़्यादा होती है, सिक्रीट होती है या स्टिमुलेट होती है? जब एक पर्सन की ग्लूकोज की कमी हो, ठीक है, तो जब ग्लूकोज की मतलब जो हाइपोग्लाइसीमिया हो, ठीक है, तो इसी वजह से तो अभी आप सोच रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन ये जब स्टिमुलेट होते हैं ना, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया जब ग्लूकोज कम हो जाते हैं तो ये क्यों स्टिमुलेट होते हैं? ये इसीलिए स्टिमुलेट होती है कि ये इनडायरेक्ट फॉर्म से आपके बॉडी को ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर लें। मतलब ये है कि जिस सोमेटोमेडिन की बात हमने पहले की ना, तो फिर ये लेवर से जो है प्रोटीन वगैरह से या फैट्स से, इससे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है, तो हाइपोग्लाइसीमिया तो आपको पता है कि फिर हमारे बॉडी तो क्या हुए बिल्डअप नहीं होंगे ना, तो इसी बिल्डअप ना होने की वजह से ग्रोथ हार्मोन क्या कर लेते हैं, इनडायरेक्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है, और प्रोटीन और फैट्स वगैरह से ग्लूकोज बनना स्टार्ट कर। अगर एक पर्सन ऐसा फास्टिंग में हो, बहुत ज़्यादा जो है कोई भी चीज़ नहीं खाई हो 2-3 दिन से, तो फिर इस कंडीशन में भी आपके बॉडी किस चीज़ से, इनडायरेक्ट फॉर्म से ग्लूकोज बनाते हैं, स्टार्वेशन से, ठीक है, ये भी इसी तरीके से हैं। एंड लो फैटी एसिड, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने कि जब आपके बॉडी में लो फैटी एसिड लेवल हो और इंक्रीज ब्लड में एमिनो एसिड लेवल हो, ठीक है, ये इंक्रीज़ की बात की, ये डिक्रीज़ की, ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट है, वाइस वर्सा है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि लो फैटी एसिड लेवल और अगर एक पर्सन की इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ द एमिनो एसिड, तो फिर ये इस कंडीशन में ग्लूकोज जो ग्रोथ हार्मोन है इसको सिक्रीट कराएंगे, ठीक है, ये स्टिमुलेट होंगे। फिर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटेड बाय द इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, फ्री फैटी एसिड रिलीज एंड कॉर्टिसोल एंड ओबेसिटी। देखिए ग्रोथ हार्मोन पर अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों से जो है इनहिबिट होती है। जब एक पर्सन की ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा होती है, जब इंक्रीज ग्लूकोज की लेवल होती है, ठीक है, या प्री फैटी एसिड होती है। फैटी एसिड तो आपके पता है, पहले हमने ऊपर देखा ना कि लो फैटी एसिड जो है ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करेंगे, लेकिन ये जो आपके ब्लड में ज़्यादा प्री फैटी एसिड आएगा तो फिर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटेड होगा, ठीक है। फिर अगर एक पर्सन की कॉर्टिसोल ज़्यादा होंगी, ठीक है, तो इसकी वजह से कॉर्टिसोल की वजह से ही मतलब क्या होंगी, ग्रोथ हार्मोन होंगी। इसमें एक और बात आपको बताता हूँ कि कॉर्टिसोल हमारा बॉडी के एक हार्मोन है जो स्ट्रेस की मैनेजमेंट करता है, लेकिन ठीक है, अगर आप देख लेना तो ये रात को ये कॉर्टिसोल जो है बहुत ज़्यादा कम होती है। मतलब 12 बजे से लेके रात के सुबह के 5 बजे तक ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है। तो जब ये कॉर्टिसोल लो होती है तो आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है वो उसकी वजह से, मतलब ग्लूकोज है ना, फिर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होंगे, ठीक है, लेवर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा करेगा, तो ग्लूकोज की वजह से आपके स्लीप में ग्रोथ ज़्यादा होंगी। पहले हमने बात की ना कि ये स्लीप के दौरान जो है या वो क्या होंगी, वो ज़्यादा सिक्रीट होंगे जो ग्रोथ हार्मोन है। जो ज़्यादा स्लीप करेगा उसकी बॉडी ज़्यादा क्या करेगा, सही तरीके से जो बोन है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा, ब्रेन है, ब्रेन को सही तरीके से ग्लूकोज चलेगा और यूज़ करेगा, ठीक है।
तो कार्टिसोल जब ज़्यादा होंगे तो ग्रोथ हार्मोन कम हो, ओबेसिटी जब ज़्यादा होंगे तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटेड होंगे, ठीक है। तो ये था। फिर एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन किसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ बोन कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू मेडिएटेड मेनली बाय द सोमेटोमेडिन इंसुलिन ग्रोथ लाइफ फैक्टर, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन हैं वो बोन पे कैसी तरीके से एक्ट करते हैं और कौन कौन से चेंजेस आते हैं कार्टिलेज पे, कनेक्टिव टिश्यू पे, ठीक है। तो ये सब हम, लेकिन ये जो मेनली करवाते हैं ना तो वो सोमेटोमेडिन पे ही करते हैं, ठीक है। तो अनबोन एंड कार्टिलेज मतलब बोन और कार्टिलेज में कौन सी इसी तरीके से एक्ट करते हैं ग्रोथ हार्मोन। तो आपको पता है कि बिफोर जो है प्यूबर्टी या बिफोर जो है मतलब 18 ईयर तक ये जो स्टेज है इसमें जो एपिफाइसल प्लेट होती है ये हमारी बोन में होती है, जो लॉन्ग बोन होती है, ठीक है। और ये फिर जब 18 से उसकी जो नॉर्मल रेट है 18 से लेके 20 एज तक ये ओपन होती है, ठीक है। ये इसके रेंज हैं जो मैक्सिमम रेंज है। फिर इसके बाद जो 21, 22, 23 इसी तरीके से जितने भी एज बढ़ेगा ना तो ये एपिफाइसल प्लेट फिर मतलब क्लोज होती है और इस क्लोज होने की वजह से फिर इंसान की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ नहीं होंगी, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन का लेवर टू सिक्रीट, ग्रोथ हार्मोन लेवर पे एक्ट करते हैं और उससे जो आईजीप होती है ना इंसुलिन ग्लाइक ग्रोथ फैक्टर विच ये क्या करा देते हैं, ये सिक्रीट करते हैं। जब ये सिक्रीट होगी तो क्या होगा, विच इन एन टर्न काजेस, तो ये काजेस पर आ जाएंगे, ठीक है। प्रोलिफरेशन ऑफ द कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कॉन्ड्रोजेनेसिस होती है ना, जो कार्टिलेज होती है ये बहुत ज़्यादा क्या होती है क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ये जो हम अभी बात करते हैं ये बिफोर द एपिफाइसल प्लेट क्लोजर करते हैं, मतलब एपिफाइसल प्लेट अभी तक क्लोज नहीं है। जितना भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा इंसान इतना बढ़ेगा, उसकी जो टिश्यू है वो इतने बढ़ेंगे, उसकी जो मसल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बिफोर द प्यूबर्टी है या एपिफाइसल प्लेट जो है उसकी क्लोज होने से पहले है। जब ये प्लेट क्लोज हो जाएंगे तो फिर इंसान की ग्रोथ नहीं होंगे, ठीक है। तो इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट काज द एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन होती है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रोइंग कार्टिलेज इज सिस्टमिकली रिप्लेस्ड बाय द बोन टू फॉर्म द ग्रोइंग स्केलेटन, ठीक है। तो ये क्या है कि इस हार्मोन, इस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की वजह से क्या होती है, आपको पता है कि नॉर्मल बेबी में जब पैदा हो जाती है ना तो फिर उसकी जो बोन होती है वो 306 होती है, ठीक है, 306 होती है। और फिर जब उसकी मतलब एज बढ़ती है तो एज बढ़ने की वजह से फिर उसकी बोन मतलब अभी ये कार्टिलेज होती है। जब 306 की बात हम करते हैं ना बोन की, तो ये 306 बोन नहीं होती, उसमें बहुत ज़्यादा जो बोन ऐसे होती है कि वो आर्टिकुलेशन में, वो जॉइंट में नहीं होते। जब उसकी एज बढ़ेगा तो उसकी जो जॉइंट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या वो जॉइंट करेगा, जब जॉइंट करेगा तो वो बोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो एंडोकॉन्ड्रल जो ओसिफिकेशन है, मतलब जो कार्टिलेज था वो फिर बोन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब बोन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उससे फिर एक पर्सन जो बच्चे होते हैं ना तो उसकी 206 बोन हो जाएंगे। तो 306 से 206 बोन ये एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन की वजह से होती है। फिर आते हैं सेकंड नंबर पे स्टिमुलेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। फिर ये इससे डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस होती है क्योंकि इसकी बॉडी ग्रोथ होती है। कोलेजन टाइप 1 फॉर्मेशन इन कार्टिलेज में होती है, ठीक है, ये आपकी कार्टिलेज बनाते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द एपिफाइसल कार्टिलेजिनियस एंड फ्लैट रिजल्टिंग इन लीनियर स्केलेटल ग्रोथ सीन मैक्सिमल ड्यूरिंग, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो मैक्सिमल ग्रोथ करेगा वो एपिफाइसल प्लेट क्लोज होने से पहले जब ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो आपकी जो कार्टिलेज है, बोन है, स्केलेटल जो मसल है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब बढ़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं ये है हमारे पास जो अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये है क्या, ये है बोन, ठीक है, लॉन्ग बोन है।
साइट ऑफ द एक्शन ऑफ द, मतलब जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, तो ये इस साइट पे जो है एक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये वो एपीपाई सेल प्लेट है, ठीक है, जिससे बोन की ग्रोथ होती है, ठीक है, ये है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। ये से आपकी बोन की जो लेंथनेस होती है ना, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें रीजन है, ये एपीफाइसियल रीजन है, डायफाइसिस है, एपीफाइसिस है, ठीक है। तो दो जो है हमारे पास, दो एपीफाइसिस है और एक जो है वो डायफाइसिस है, ठीक है। और अदर बोन जो मेड्यूल कैविटी भी होती, जो बोन मैरो प्रेजेंट होती है। तो आफ्टर, अभी हम दूसरी बात करते हैं कि आफ्टर क्लोजर ऑफ द एपीफाइसियल प्लेट, जब एपीफाइसियल प्लेट जो है क्लोज हो जाती, ठीक है। तो जब एपीफाइसियल प्लेट क्लोज होते हैं ना, तो इसकी वजह से फिर कौन कौन से जो है चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो नो इंक्रीज इन बोन लेंथ, तो फिर जब एपीफाइसियल प्लेट क्लोज होंगी तो उसकी बोन की ग्रोथ नहीं होंगे। इंक्रीज इन बोन थिकनेस, सिर्फ उसकी थिकनेस इंक्रीज होंगे, मतलब ये चीज़ें जो पेरियोस्टियम है वो इंक्रीज होंगे, ठीक है, लेकिन उसकी जो लेंथ होती है, लेंथ इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो प्लेट है ये फिर ख़त्म हो जाती है। वाइडनिंग थ्रू पेरियोस्टियल जो है ग्रोथ हो जाती है। तो ये भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि बिफोर द एपीफाइसियल प्लेट जो है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, और आफ्टर द एपीफाइसियल क्लोज जो है, जो प्लेट है, उसमें सिर्फ वाइडनेस आ जाती है, थिकनेस आ जाती है, ठीक है। तो कौन से रीजन में पेरियोस्टियम इज अ मेम्ब्रेन दैट कवर द आउटर सरफेस ऑफ द बोन। तो आपको पता है कि पेरियोस्टियम जो आउटर लेयर होती है उसको मेंटेन करते हैं। तो इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, और इस टाइम जो है प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होती है, तो इसकी वजह से उसकी जो लेंथ होती है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। एंड मोस्ट आर्गन काजिंग जो है इंक्रीज टिश्यू मास, एंड फिर ज़्यादातर आर्गन जो है वो बड़ी हो जाती है। फॉर एग्जांपल गैन, मतलब बोन जो है बहुत ज़्यादा के हार्ड भी बन जाते हैं और मास लाइक भी बन जाते हैं, ठीक है। सेकंड एक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन जो है ग्लूकोज के साथ किसी तरीके से हमने पहले जो बात की, ठीक है। तो ये हमने पहले बोन पे और ये चीज़ों पे बात की, ठीक है, कि एक्शन कैसे होंगे। ये अभी ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज के साथ क्या रिलेशन है। तो ग्लूकोज हार्मोन इज अ डायबेटोजेनिक हार्मोन, एट इज इंक्रीज प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो इसको हम डायबेटोजेनिक का हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये आपकी ग्लूकोज को बढ़ाते हैं ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन का द हाइपरग्लाइसीमिया बाय इंक्रीज इन हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन किस चीज़ को काज करते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होंगे ना, तो इसकी वजह से क्या होती है, हाइपरग्लाइसीमिया काज होंगी। तो हाइपरग्लाइसीमिया बाय इंक्रीज इन, ये किस वजह से होते, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन तब काम करेगा जब ग्लूकोज ज़्यादा होंगे, क्योंकि ग्लूकोज की वजह से आपकी लिवर मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज की ज़्यादा करेंगे और आपके बॉडी को ये मुख्तलिफ रीजन में यूज़ करेगा और आपकी बॉडी की ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, अगर ग्लूकोज उसको नहीं है, आपके बॉडी को ग्लूकोज नहीं प्रोवाइड होंगे ना, तो फिर ये तो इनडायरेक्ट फॉर्म से ग्लूकोज बनाएगा, तो वो फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस करते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि काज लाइपोलाइसिस मीन जो लिवर की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट फॉर्म से फिर ग्लूकोज बनाते हैं। breakdown triglyceride to glycerol and fatty acid form glycerol gluconeogenesis take place in the liver, ठीक है। तो ये फिर लिवर में मैकेनिज्म हो जाती है, तो इसकी वजह से फिर ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो जाती है। डिक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय यूजिंग फैटी एसिड फॉर एनर्जी एंड एंटी इंसुलिन इफेक्ट। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है अभी, ये एज अ एंटी इंसुलिन इफेक्ट कराते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज जो है पेरिफेरल में उसकी जो यूटिलाइजेशन थी वो कम करा देती है, और जो फैटी एसिड वगैरह है ये ज़्यादा यूज़ करेगा, ठीक है।
तो जब ज़्यादा यूज़ करेगा तो उसको हम एंटी इंसुलिनिक इफेक्ट कराएंगे। फिर जो मेटाबॉलिक एक्शन होती है ग्रोथ हार्मोन के, तो वो कौन से हैं? तो इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म जब होगा तो किसी तरीके से होगा। तो इनडायरेक्ट एक्शन विद रिक्वायर्ड IGF। MCQs के लिए याद रखें कि जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगा ये किसी वजह से होती है, ये इसी वजह से होती है कि आपकी बॉडी को भी बढ़ाना है, ये ग्रोथ हार्मोन है। आपकी बॉडी में इंक्रीजमेंट आना है, वाइडनेस आना है, मोटा होना है, ठीक है। तो इसी वजह से आपकी वो कौन से न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होती है आपकी बॉडी बिल्डअप करने के लिए? प्रोटीन। और उस प्रोटीन इनडायरेक्ट फॉर्म से हमारे बॉडी को प्रोवाइड होती है थ्रू द जो सोमेटोमेडिन है, IGF है, ठीक है। वो लेवर से ही सोमेटोमेडिन आते हैं और प्रोटीन से फिर आपको ग्लूकोज बना देती है। प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस इन वेरियस बॉडी टिश्यू, ठीक है। और मुख्तलिफ किस्म के बॉडी टिश्यू को जो है प्रोवाइड करा देते हैं। और इट इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन मास मसल एंड इंक्रीज मसल मास इन दम। अगर मसल में आपकी इसकी मतलब इंक्रीज होगी प्रोटीन की, ठीक है, तो फिर आपकी मसल इंक्रीज़ होगी, मसल बढ़ेगी, ठीक है। इट इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन द बोन एंड कार्टिलेज। अगर बोन एंड कार्टिलेज में ज़्यादा प्रोटीन बनेगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म करेगा, तो फिर क्या होगा? आपकी बोन बढ़ेगा। आल्सो इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन ऑर्गन एंड इंक्रीज ऑर्गन साइज, ठीक है। जब कोई भी ऑर्गन में प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होगी तो फिर आपकी वही रीजन, वही आर्गन इंक्रीज होगी, बिल्डअप होगी, क्योंकि ये प्रोटीन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक आप हमारे बॉडी में मैकेनिज्म कराते हैं। फिर हम तीसरी बात करते हैं कि पपेट्स। फिर हमने सबसे पहले ग्लूकोज पे कैसे इफेक्ट करते हैं वो हमने पढ़ी, दूसरा प्रोटीन में, तीसरा जो है हम फैट्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो फैट्स किसी तरीके से काम करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन हैज़ अ डायरेक्ट कैटाबॉलिक इफेक्ट। क्यों कैटाबॉलिक इफेक्ट? क्यों कि ये सबसे पहले हमारे बॉडी लेवर में स्मॉल टुकड़ों में कन्वर्ट करा देते हैं। मतलब जो ये पेट्स है ना, तो पेट कौन कौन सी चीज़ों से बने हुए हैं? पेट्स हमारे पास तो 3 फैटी एसिड और 1 ग्लाइसरोल से हमारे बॉडी में जो पेट्स बने हैं वो इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहले आपने पढ़े होंगे सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये क्या है कि ये मोबालाइज फैट्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू बाय इंक्रीजिंग लाइपोलाइसिस। लेकिन इसमें एक ये है कि डज नॉट रिक्वायर्ड IGF फॉर दिस एक्शन। जो पहले हमने प्रोटीन की बात की ना, तो उसके लिए IGF रिक्वायर्ड थी, ठीक है। लेकिन इस एक्शन के लिए IGF रिक्वायर्ड नहीं है, जो सोमेटोडिन है, ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये पॉइंट आपने MCQs के लिए याद रखना है कि पेट मेटाबॉलिज्म के लिए इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर इन्वॉल्व रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्शन होती है और कैटाबॉलिक होती है। और जो प्रोटीन है ये इनडायरेक्ट था, एनाबॉलिक एक्शन था, इसीलिए उसको IGF की ज़रूरत होती थी, ठीक है। इंक्रीज प्लाज्मा ग्लाइसरोल एंड फ्री फैटी एसिड विच आर फर्दर यूज फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो फिर आपकी जो पेट्स है उससे ग्लाइसरोल और फ्री फैटी एसिड आपकी ब्लड में ज़्यादा होंगी, तो इसकी वजह से आपकी जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है वो फर्दर इस फैटी एसिड और ग्लाइसरोल से ही होगा। फिर आते हैं कि जो कीटोजेनिक इफेक्ट है। तो कीटोजेनिक क्या है कि प्रोड्यूस फ्री फैटी एसिड विच अंडरगो हेपेटिक ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म द कीटोन बॉडी। तो फिर ये आपके लिवर में ऑक्सीडेशन के लिए चले जाएंगे, तो इस चले जाने के लिए उससे कीटोन बॉडी बन जाती है। तो उस कीटोन बॉडी की वजह से जो है फिर आपके क्या होंगे, तो इसकी वजह से जो है आपकी कीटोन बॉडी बनेगा, कीटोजेनिक इफेक्ट होंगी, ठीक है। अदर एक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन यही है, ठीक है। तो हमारे पास अदर एक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन यही है कि स्टिमुलेट जो है मेमोरी ग्रोथ एंड मिल्क प्रोडक्शन होती है ग्रोथ हार्मोन की, एज इट इज़ अ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी ऑफ द टू प्रोलैक्टिन। तो आपको पता है हमने पहले जो हार्मोन स्टडी की थी ना, तो वो ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन की तरह, ठीक है। तो ये तो मेमोरी ग्लैंड है, उसकी क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड पे एक करते हैं और प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क कराते हैं, ठीक है। ये प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन की एक जैसे है।
फिर स्टिमुलेट एरिथ्रोपोरोसिस प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल की, ये भी ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, आपकी रेड ब्लड सेल को भी पैदा करते हैं, एरिथ्रोपोरोसिस कहते हैं, ठीक है। फिर है कि स्टिमुलेट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो हमारे बॉडी क्या करते हैं, जो जीआईटी होती है, जब हम खाना वगैरह खाते हैं ना, तो ठीक है, तो हमारे ठीक है, तो फिर क्या होती है, जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो आपकी स्टमक में जब चले जाते हैं तो कैल्शियम वगैरह की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो ये भी एक रेगुलेशन है, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रीशन होती है, तो हाइपोथैलेमस रेगुलेट ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन वाई द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, जो सोमेटोस्टेटिन है और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है। देखिए कि हाइपोथैलेमस से एक स्टिमुलस आ जाती है, ठीक है, ठीक है। तो इसकी वजह से मतलब एक स्टिमुलस आ जाती है इस हाइपोथैलेमस से, तो इंटीरियर पिट्यूटरी में मतलब अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, तो ये इस चीज़ को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये स्टिमुलेट करेगा तो ये इंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा। जब इंटीरियर पिट्यूटरी से जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा ना, तो इसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा। जब ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो टिश्यू वो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा लेगा, जब ज़्यादा लेगा तो फिर बिल्डअप होगा, ठीक है। तो उस ज़्यादा बिल्डअप होने से या उसको बच करने से हमारा बॉडी उसको नेगेटिव फीडबैक लेते हैं, ठीक है, कि क्या कर ले, जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर मतलब इसने ग्लूकोज ले ली ना, उसको टिश्यू और सेल और ये चीज़ों में इंसर्ट करना, ये हमारे बॉडी के किसका काम है, सोमेटोमेडिन, उसको ये हमारी बॉडी में अंदर कर लेते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को फिर ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट आप करवाए, ठीक है, ताकि हार्मोन रिलीज़ हो जाए, ठीक है। और उस हार्मोन रिलीज़ होने की वजह से जो है आपकी टिश्यू वगैरह बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब ये दोनों तरह की काम करते हैं, ठीक है, ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, ये आपको सेल को अंदर भी ग्लूकोज देते हैं, ठीक है, लेते हैं मसल में वगैरह ये चीज़ों में ताकि बिल्डअप हो जाए। और अगर वो ज़्यादा हो जाए मसल में तो फिर ये सोमेटोमेडिन ये नेगेटिव का मकसद है कि नेगेटिव फीडबैक करा देते हैं ताकि जो ग्लूकोज की ज़्यादती है वो कम करा ले थ्रू पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी को ये स्टिमुलस देते हैं ताकि आप क्या कर ले, ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम कर ले, ठीक है। फिर आते हैं कि ये डिसऑर्डर है कि अगर हाइपो या हाइपर प्रोडक्शन ग्रोथ हार्मोन की हो जाती है ना, तो कौन से डिजीज़ अगर होंगे, तो डुवार्फिज्म हमारे पास क्या होता है कि अगर ड्यू टू द ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी, जब ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी वजह से डुवार्फिज्म आ जाती है, ठीक है। तो रिजल्ट इन अ शॉर्ट स्टैचर शंट इन ग्रोथ इज रिड्यूस ग्रोथ रेट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये क्या होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट को सही तरीके से नहीं होंगे, ये शॉर्ट स्ट्रेचर होंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन आपकी लेंथ और ये चीज़ों के भी बढ़ाती है, ठीक है। तो पहले उसको जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम थी इसीलिए, ठीक है। तो इसकी वजह से उसकी ग्रोथ सही तरीके से नहीं हुई। कहा जाब ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी, तो ये किस वजह से ग्रोथ हार्मोन की कमी आई, ठीक है, उसकी वजह क्या थी। तो जो पेन हाइपो पिट्यूटरिज्म है, मतलब जो पिट्यूटरी से रिलीज़ हो वो कम हुआ, क्योंकि लैक ऑफ ऑल इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, मतलब पिट्यूटरी सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हुआ जो ग्रोथ हार्मोन है, एक तो ये काज है। दूसरा काज है कि वास्कुलर थ्रोम्बोसिस दैट लीड टू नेक्रोसिस ऑफ द नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड था उसकी जो ब्लड वेसल है उसमें कोई भी थ्रोम्बोसिस मतलब जो ब्लॉकेज वगैरह ऑब्स्ट्रक्शन था वो आया, इसीलिए वो सही तरीके से हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं हुई। तीसरी जो है वो हमारे पास डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की जो स्टिमुलस है हाइपोथैलेमस से वो सही तरीके से नहीं आई, इसीलिए एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ नहीं हुआ। चौथी जो है वो हमारे पास डिक्रीज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सिक्रीशन, ये जो ग्लूकोज हार्मोन रिसेप्टर डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट वगैरह आ गया, ठीक है, जो रिसेप्टर था, ठीक है। फिर क्या है कि जो हाइपो फिजियोजेक्टोमी और रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी, मतलब आपको मतलब एक पर्सन ऐसा हो कि उससे जो पिट्यूटरी था वो उसकी सर्जरी की, उसको रिमूवल किया, इसी वजह से हार्मोन सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हुआ तो डुवार्फिज्म
हो गया, ठीक है। तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म का मकसद है कि पिट्यूटरी की मसले की वजह से आई थी, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी रिजल्ट इन इनअप्रोप्रिएट या इनप्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्ट्रेचर ड्यू टू ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है। तो जब ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी आ जाती है ना, तो उसकी वजह से आपकी स्ट्रेचर वगैरह ये चीज़ें ग्रोथ हार्मोन कम हो जाती है, ठीक है। फिर इंडिविजुअल आर रेफर टू एज अ डुआर्फ, तो उसी वजह से इंडिविजुअल को एज अ डुआर्फिज्म शॉर्ट स्ट्रेचर वाले को मतलब ये कहेंगे, ठीक है। फिर क्या होंगे, अदर एसोसिएटेड फ्यूचर सीन इन ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी आर डिक्रीज हेयर ग्रोथ ड्यू टू द डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन जब कम हो जाती है, इसी वजह से जो अदर काजेस है ये है कि ग्रोथ सही तरीके से डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस या वगैरह ये चीज़ें नहीं होंगे, और फास्टिंग लाइपो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन होंगे, ठीक है। तो ये अभी देखे कि ग्रोथ हार्मोन कमी हुई तो क्या अकर हुआ, ड्वार्फिज्म अकर हुआ। तो जब ड्वार्फिज्म अकर हुआ उसमें हाइपोग्लाइसीमिया भी है, मतलब ग्लूकोज की कमी भी है। तो ग्लूकोज जब ज़्यादा आपके बॉडी में होगा तो आपकी इसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होंगे, तो उसकी वजह से आपकी लिवर ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करेगा और आपके बॉडी को ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में ग्लूकोज देगा और आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली रिलेशन है कि ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज की, क्योंकि ग्लूकोज हमारे पास इंस्टेंट एनर्जी है ना, हमारा बॉडी यूज़ करते हैं। इमेच्योर गुनो जो जेनिटल ऑर्गन है लीडिंग टू सेक्सुअल इमेच्योरिटी, ठीक है। फिर आते हैं कि जो नर्सिंग इंटरवेंशन है, इसके लिए हम कौन कौन सी इंटरवेंशन करेंगे ड्वार्फिज्म के लिए। तो इंटरेक्ट विद चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिक एज, ठीक है। क्रोनोलॉजिक जो एज होती है, डेवलपमेंटल लेवल एंड अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस। ये आपने नहीं करना है कि अगर एक पर्सन आज आते हैं हॉस्पिटल में, अगर आप उसको देख लेना एज ए नर्स और आप कहते हैं कि ये तो छोटा बच्चा है, लेकिन वो उम्र के लिहाज से बहुत ज़्यादा ओल्ड होती है, ठीक है। क्योंकि लेकिन ये इस ड्वार्फिज्म की मसले में है, ठीक है, प्रॉब्लम में है। तो आपने पहले असेस करना है और उसकी एज वगैरह ये चीज़ें चेक करना है, फिर उसके बाद जो है आपने कम्युनिकेशन वगैरह करवाना है, ठीक है, ताकि आपको ये मसला ना आए कि वो तो छोटा है। छोटा नहीं, क्योंकि ये इसकी मसला है, प्रॉब्लम है, इसकी वजह से उसकी शॉर्ट कद है, ठीक है। फिर क्या है कि सेकंड इंटरवेंशन ये करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसकी अपीयरेंस को देखते हैं, डेवलपमेंटल लेवल को देखते हैं, ठीक है। दूसरी एडमिनिस्टर ग्रोथ हार्मोन एज ऑर्डर, अगर फिजिशियन उसने ग्रोथ हार्मोन उसको ऑर्डर किया हुआ है फिर उसको एडमिनिस्टर करवाना है, ठीक है। एज एनर्स मॉनिटर फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ एडिशनल न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर, अगर कोई भी न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है एडिशनल, वो भी मॉनिटर करना है। की केयरफुल रिकॉर्ड ऑफ हाइट, ठीक है, एंड वेट, ठीक है। तो आपने उसकी हाइट और वेट को जो है वो क्या करना है, केयरफुल तरीके से फिर ट्रीट करना है, देखना है, ठीक है। फिर क्या है कि इनकरेज चाइल्ड एंड पेरेंट्स टू एक्सप्रेस फीलिंग, मतलब आपने एज ए नर्स उसको ह्यूमनिस्टिक और ये जो एम्पैथिक रिस्पांस है, हमदर्दाना, ठीक है, ये आपने शो करना है, ठीक है। और पेरेंट्स को और उस बच्चे को जो ड्वार्फिज्म है तो उसको कन्विंस करना है, उसको एज अ दाद हम उसको कहते हैं ना, उसको दाद देना है, ठीक है, काउंसलिंग कराना है। असिस्ट चाइल्ड एंड लर्निंग टू इंटरेक्ट नॉर्मली विद टिश्यू, ठीक है। तो क्या करना है कि पेशेंट को आपने क्या करना है, असिस्ट करना है और उसकी जो लर्निंग मतलब कैपेबिलिटी होती है वो आपने देखना है कि यह नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ठीक है। फिर आती है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड की और ड्वार्फिज्म और जो क्रेटिनिज्म है, ठीक है, उसमें क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म काज ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन कम हो जाती है और या ग्रोथ हार्मोन जो रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से है ये कम हो जाती है, ठीक है। क्लिनिकली फ्यूचर इसकी ये है कि फ्लमनेस होती है, मतलब जो फ्लेयर्डनेस होती है, उसकी जो इमेच्योर फेस होती है, स्मॉल जेनेटेला होती है, ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो
मतलब जब प्लमनेस उसको हम कहते हैं कि जब ज़्यादा पेट जो है एक पर्सन में अकमुलेट हो जाती है ना, तो इसकी वजह से ये हम उसको कहते हैं कि ये सेंट्रल पेटी है, ठीक है। तो ये सेंटर को इफेक्ट करते हैं जो पिट्यूटरी है, ठीक है। तो ये क्लिनिकल फीचर था, साइन सिम्टम था। और दूसरा जो है प्रोपिनेश शॉर्ट स्ट्रेचर है, उसकी जो मतलब एप्रोप्रिएट स्ट्रेचर नहीं होगा, लेंथ नहीं होगा, ठीक है। डिले स्केलेटल एंड डेंटल जो है डेवलपमेंट में उसकी जो ट्रुथ होती है या स्केलेटल जो बोन वगैरह होती है ना, उसकी डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होगा, या उसकी जो सर्कुलेशन होती है, सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन ये कम होंगे, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। ड्वार्फिज्म में ये भी एमसीक्यूज आते हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो कंडीशन मतलब जो ड्वार्फिज्म कंडीशन है उसमें ग्रोथ हार्मोन ब्लड में कम होंगी या ज़्यादा होंगी, तो कम होंगी, ठीक है। फिर हाइपोथायराइड जो है ड्वार्फिज्म मतलब जो क्रेटिनिज्म है, अगर थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन कम रिलीज होंगे तो क्रेटिनिज्म हमारे पास जो है मतलब बच्चों में वो होते हैं, ठीक है। और ड्वार्फिज्म ये भी बच्चों में, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस एज में होते हैं, ठीक है। ग्रोथ रिटार्डेशन आप मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन की वजह से एक क्रेटिनिज्म पेशेंट को ग्रोथ ये क्या होती है कि मसला उसकी जो डेवलपमेंटल होती है ना स्टेज वो ख़राब होंगी, उसकी जो मेंटल प्रोसेस होती है वो ख़राब होंगी, ठीक है। इन्फेंटाइल बॉय प्रोपोर्शन जो पुट बेली होती है ना, उसकी जो पुट बीली रूट टंग, उसकी जो मैं आपको बाद में पिक्चर भी दिखाऊंगा, ठीक है। उसकी जो टंग होती है वो बाहर की तरफ निकलेगी और बॉडी की जो शेप होती है ना वो स्मॉल ही नज़र आएंगी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज का होगा, लेकिन क्या होंगे ये उसकी प्यूबर्टी वगैरह ये चीज़ें तो नहीं होंगी ना, उसकी जो डेवलपमेंटल टाइमिंग होती है वो डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, क्रेटिनिज्म की वजह से। अदर फ्यूचर ये है कि हाइपोथायराइडिज्म वेट गेन होंगी, उसकी वेट गेन होंगी, ये आपने याद रखना, ठीक है। कूल इंटॉलरेंस, स्लो रिफ्लेक्सेस, ये चीज़ें सब जो है वो कूल को सही तरीके से क्या नहीं करेगा, टॉलरेंस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव बिफोर द प्यूबर्टी, जब ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाती है ना, तो ये और डिजीज़ है हम स्टडी करते हैं इसके लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंस है कि बिफोर प्यूबर्टी जब ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में प्रोडक्शन हो जाती है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, तो कौन सा डिजीज़ अगर होगी, जाइजेंटिज्म, ठीक है। इज़ ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग एडोलेसेंस बिफोर प्यूबर्टी बिफोर एपिफाइज सेल क्लोजर, ठीक है, दैट रिजल्ट इन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द लॉन्ग बोन एंड हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हमने पहले भी बताया कि जो एपिफाइज सेल प्लेट होती है ये किस टाइम मतलब मैक्सिमम जो है 20 एज जब एक पर्सन का होगा तो ये एपिफाइज सेल प्लेट बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। अगर इससे पहले 13, 14, 15 इसी तरीके से कोई भी ग्रोथ हार्मोन आपकी ज़्यादा प्रोडक्शन हुई तो फिर आपको जाइजेंटिज्म होगा, ठीक है। उसने बिफोर प्यूबर्टी की बात की, लेकिन उसकी जो स्टैंडर्ड नेशनल रेट है तो 18 एज से लेके 20 एज तक ये जो प्लेट है ये फिर क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो फिर एपिफाइज सेल प्लेट बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा और इसी वजह से उसकी हाइट इंक्रीज़ होगी। तो नॉर्मल क्या है कि क्लिनिकल जो फीचर है मतलब साइन सिम्टम है, फिर आपको कैसे पता चलेगा, ये आप देख लें। टाल स्ट्रेचर होगा मतलब 8 फीट या इसी तरह 2.5 मीटर जो है उसकी हाइट होगी, ये भी इसकी उसके लिए याद रखें। इन लार्ज हैंड एंड फीट, उसकी जो हैंड होती है और जो फीट होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज होंगी, ठीक है। और अदर एसोसिएटेड फ्यूचर मतलब बाइलेटरल गैनोमेस्थीसिया होगी, दोनों साइड पे जो है ब्रेस्ट की जो एनलार्जमेंट है वो होगी ड्यू टू द ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलेक्टिन हार्मोन। गैनोमेस्थीसिया इसी वजह से होती है कि ग्रोथ हार्मोन सिमिलरिटी रखते हैं किस चीज़ से, जो प्रोलेक्टिन हार्मोन है, ठीक है। तो प्रोलेक्टिन हार्मोन तो मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं ना, जो मायो एपिथेलियम सेल होती है ब्रेस्ट में, ठीक है। तो ए पर नॉर्मल जो मतलब मेल पर्सन होती है उसकी गैनोमेस्थीसिया आ जाती है, उसकी एबनॉर्मल जो ब्रेस्ट है वो प्रोडक्शन मतलब जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। क्रॉस जो कोर्सेज
फेशियल फीचर इंक्लूडिंग शॉर्ट नोज़ एंड फ्लैट, ठीक है। तो उसकी जो शॉर्ट नोज़ होती है फ्लैट होती है। ये देखिए, ये हमारे पास दोनों की पिक्चर है। ये कोर्सेज एंड फेशियल फीचर है। इसी तरीके से देखे, इसको देखे, ये छोटा सा थोड़ा सा न, ठीक है। तो ये है क्रेटेनिज्म और ये है हमारे पास ये जाइजेंटिज्म है, ठीक है। ये भी मतलब इसी तरीके से उसकी शेप वगैरह पर बन जाती है, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन हम उसके लिए कौन से करवाएं कि लिसन टू पेशेंट कोर्स कंसर्न एंड डिस्कस फॉर सोल्यूशन, मतलब वो जो कोच कहेगा उसको सही तरीके से एज ए नर्स लिसन करना है, फिर उसके लिए डिस्कस करना है, सोल्यूशन निकालना है। फिर वाइटल साइन मॉनिटरिंग, स्पेशली ब्लड प्रेशर को ज़्यादा मॉनिटर करना है, ठीक है, क्योंकि उसकी लंबी बॉडी होती है ना, तो इसीलिए आपकी ब्लड प्रेशर को अच्छी तरीके से असेस करना है, ठीक है, ताकि कोई भी मसला तो नहीं हो रहा, हार्ट पे तो कोई भी बर्डन नहीं होगा, ठीक है। ये भी चेक करना है। मेंटेन ब्लड प्रेशर एक्सेप्टेबल लिमिटेड टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है। तो हार्ट फेलियर कम करने के लिए उसकी ब्लड प्रेशर को अच्छी तरीके से काउंट कराना है। ग्रोथ चार्ट मेजर करना है, ठीक है, या लॉन्ग बेड जो है ये भी क्या करना है, मतलब आपने उसकी मेजरिंग जो ग्रोथ चार्ट है वो भी प्रोवाइड करना है और उसको समझाना है पेशेंट को। एंड उसकी जो लॉन्ग बेड होती है ना, तो ये भी आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है। फिर आप आते हैं कि एक्सेसिव ग्रोथ जब हार्मोन होती है लेकिन आफ्टर द प्यूबर्टी, हमने जो जाइजेंटिज्म की बात की ये बिफोर द प्यूबर्टी, और ये जो डिजीज़ है एक्रोमेगेली ये आफ्टर द प्यूबर्टी। तो आफ्टर द प्यूबर्टी मीन जो 20 ईयर से बाद जो एज है, इसकी वजह से जो एपिफाइसल फ्लैट होती है वो क्लोज आ जाती है एक्रोमेगेली। देखें, अकर ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग द एडल्टहुड मीन आफ्टर द एपिफाइसल क्लोजर। जो एपिफाइसल प्लेट ना वो आपकी बोन की ग्रोथ कराता था, ठीक है, लेकिन अभी वो प्लेट क्लोज हो गया, 20 ईयर से अबव आपकी एज है, तो ये क्या होगी, अगर इस प्लेट की बंद होने के बाद जब आपकी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाती ना, तो उसकी वजह से आपकी एक्रोमेगेली डिजीज़ आ जाएंगे, ठीक है। एक पर्सन पेशेंट की हो सकती है, तो खास किस वजह से होती है एक्रोमेगेली, जो है एसिडोफिलिक ट्यूमर ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें कोई भी ट्यूमर आ गया, इस ट्यूमर से ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, या दूसरा जो रीज़न है हाइपोथैलेमिक जो रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, सिक्रेशन, उसमें कोई भी हाइपोथैलेमस में ट्यूमर आया, ठीक है। तो ये दोनों की वजह से ज़्यादा हार्मोन की प्रोडक्शन हो सकती है। उसकी जो साइन सिम्टम होती है, ठीक है, तो मेनली सी ड्यू टू द एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ ऑफ कार्टिलेजिनियस एंड पेरिफेरल फैट, मतलब जो टॉयज होती है, पेंगर होती है, एंड अदर फ्यूचर ड्यू टू द इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्शन, मतलब जो आप इस पर्सन के क्या होंगे, जो एक्रोमेगेली पर्सन होंगे, उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर, उसकी मतलब जो इंक्रीजमेंट है वो नहीं आएंगे, वो बहुत ज़्यादा टाल नहीं होंगे, लेकिन उसकी जो हैंड होती है, जो पेंगर, जो टॉयज़ की पेंगर होती है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। ये सिम्टम है इम्पोर्टेंस की एक्रोमेगेली की साइन सिम्टम क्या है, ठीक है, टॉयज़ एंड फिंगर एनलार्जमेंट। क्लिनिकल फ्यूचर एक्रोमेगेली की ये है कि प्रोग्नेटिज्म क्या है कि एलोंगेशन एंड वाइडनिंग द मैंडिबल, ठीक है, जो मैंडिबल बोन होती है वो बहुत ज़्यादा एलोंगेशन में होती है। प्रोमिनेंट आईबाल होती है, ठीक है, आईबाल बहुत ज़्यादा फॉर्म होती है, ठीक है, बाहर की तरफ आते हैं। फेशियल चेंज सीन आर डिस्क्राइब एज अ एक्रोमेगेली, ठीक है। तो फिर क्या होंगी कि एक्रोमेगेली पेस चेंज आ जाएंगे कि थिकनेस ऑफ द स्किन एंड कोर्स, जो फेशियल फीचर था, हमने जो पहले आपको स्ट्रक्चर दिखाई ना, तो हमारे पास एक्रोमेगेली का था, ठीक है, जो कोर्स फेशियल फीचर आ जाते थे, ठीक है। मैं आपको दोबारा, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या है, ये एक्रोमेगेली का है, ठीक है, ये किसका है, ये एक्रोमेगेली का है, और ये जाइजेंटिज्म है। तो ये क्या है कि बिफोर द प्यूबर्टी, ठीक है, और ये आफ्टर द प्यूबर्टी, ठीक है। फिर क्या होती है, प्रोलिफरेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू रिजल्टिंग इन फेशियल एडेमा हो जाती है, केफोसिस हो जाती है, मतलब जो पूरे ओस्टियल जो ग्रोथ होती है, वर्टेब्रास होती है ना, उसमें बेंड्स आ जाती है। नॉर्मल राउंडिंग ऑफ अपर बैक जो होती है, ठीक है, जो
स्केपुला होती है, उस स्केपुला के रीजन में वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाती है, स्केपोसिस उसको कहते हैं। फिर एनलार्जमेंट हैंड एंड फीट, ये तो पता है। इंक्रीज प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्शन, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाती है, ग्रोथ हार्मोन, और उसी ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा होने की वजह से प्लाज्मा में जो ग्लूकोज होती है उसकी लेवल ज़्यादा होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होती है तो बॉडी को ज़्यादा ग्लूकोज देंगे, इसी वजह से जो पेरिफेरल हैंड वगैरह होती है उसकी एट्रोफी हो, मतलब एनलार्जमेंट हो जाती है। तो ये अदर फीचर ऑफ एक्रोमेगेली है कि एक्रोमेगेली में कौन कौन से आर्गन में एनलार्जमेंट होती है। तो हाइपरट्रोफी आ जाती है। मतलब हाइपरट्रोफी किस चीज़ को कहते हैं? हाइपरट्रोफी हमारे पास जब एक सेल की साइज़ में सिर्फ इंक्रीज़ आ जाती है, नंबर में नहीं, सिर्फ साइज़ इंक्रीज़ होती है, टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू, उसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट, तो हार्ट की कार्डियोमेगेली होगी, मतलब इनलार्जमेंट होगी, ठीक है। साइज़ इंक्रीज़ होगी, नंबर इंक्रीज़ नहीं होंगे सेल के, याद रखें, ठीक है। वो हाइपरप्लेसिया में होती है कि नंबर और साइज़ दोनों इंक्रीज़ होती हैं, लेकिन ये हाइपरट्रोफी है, इसमें सिर्फ साइज़ इंक्रीज़ होंगी। लेवर के हेपेटोमेगेली होती है, ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ लेवर। किडनी रेनोमेगेली, मतलब इनलार्जमेंट ऑफ किडनी। स्प्लीन की इनलार्जमेंट स्पेनोमेगेली। टंग एंड मसल की इनलार्जमेंट, ठीक है। लेकिन 4% केसेस ऑफ गैनोमेस्टीशिया ब्रेस्ट इनलार्जमेंट इन मेल विद और विदाउट लैक्टेटिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर सिमिलरिटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। तो ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन ये दोनों सिमिलरिटी है, इसी वजह से लैक्टेटिंग मतलब उसकी गैनोमेस्टीशिया हो सकती है, ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट हो सकती है, लेकिन वो मिल्क प्रोड्यूस करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं बॉडी की सिस्टम पे, ठीक है, इम्यून सिस्टम पे। विजुअल फील्ड डिफेक्ट ये आ सकती है कि ए पिट्यूटरी ट्यूमर कंप्रेस द ऑप्टिक चश्मा, ठीक है, ऑप्टिक चश्मा को ख़राब कर सकते हैं, जो कि आपकी विजन में हेल्प देते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ड्यू टू इंक्रीज इन सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ, ठीक है। तो सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ हो सकती है, इसकी वजह से आपकी जो ट्रेकिया वगैरह होती है ना, तो ये ब्लॉक वगैरह हो सकती है, इसकी वजह से फिर आपको सही तरीके से सांस लेने में दुश्वारी होंगी, ठीक है। फिर डायग्नोसिस हम कौन कौन सी तरीक़ों से करवाएंगे? तो एक्सरे ग्रोथ हार्मोन लेवल चेक करेंगे, ठीक है, कि कितने हैं ब्लड में। फिर दूसरी नंबर पे बोन जो एक्सरे है वो बोन एक्सरे करवाएंगे, ठीक है, ताकि हमें चेक करवाए ना कि मतलब कैल्शियम की डिपोजिशन ज़्यादा है या कम है, या किसी तरीके से, या एपिफाई सेल्फलेट जो है वो क्लोज हुआ है या नहीं क्लोज हुआ है, ठीक है। फिर आपने MRI करना है, ठीक है, इसमें भी इंटरनल बोन की स्ट्रक्चर में भी फाइसल प्लेट, ये चीज़ें चेक करवाना है। फिर थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन हम इसके लिए कौन से करेंगे कि चीज़ को मतलब जो काज होती है ना, फॉर एग्जांपल ट्यूमर अगर ब्रेन में बनेगा तो उस ट्यूमर को निकालना है, ठीक है, ताकि ज़्यादा हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होगा। सर्जरी इफ़ ट्यूमर लाइफ लॉन्ग, ठीक है, इन ग्रोथ लाइफ लॉन्ग होती है, ठीक है, थायराइड हार्मोन वगैरह के, या स्टेरॉयड या सेक्स हार्मोन, ये सब उसकी रिप्लेसमेंट हम करवा सकते हैं, ठीक है, अगर ट्यूमर वगैरह से ये इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। ब्रोकोक्रेप्टिन ये भी हमारे पास एक पेरिलोडिल जो है एक ड्रग्स है, ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। तो ये ड्रग्स आपने एज आ इंटरवेंशन यूज़ करना है, ठीक है। ब्रोमोक्रेप्टिन ये MCQs के लिए याद रखने कि ये ग्रोथ हार्मोन को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। ये है हाइपोपिज़ोसेक्टोमी, ये मतलब जो हाइपोथैलेमस है उसको रिमूव करना, पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करना, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम ये करेंगे कि डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, एंड रेस्ट फॉर इंजरी रिलेटेड टू ब्रेटल जो है मतलब जो बोन होती है उसकी कमज़ोर होती है, ठीक है। फिर केयर ऑफ द पेशेंट अंडर गोइंग हाइपोपिक्सिक्टोमी, मतलब उसने आपको क्या हुए कि जो हाइपोथैलेमस था, ठीक है, वो ये चीज़ आपने उससे निकाल ली पिट्यूटरी, तो जब वो निकाल दिया ना तो फिर आप उसके लिए कौन कौन से केयर करवाएं? बेस लाइन न्यूरोलॉजिक असेसमेंट, उसकी जो नर्व सिस्टम होती है, उसकी जो न्यूरोलॉजिक सिस्टम होती है, न्यूरोलॉजिक स्टिमुलेशन होती है, वो आपने असेस करना है। प्री ऑपरेटिव टीचिंग देना है कि मतलब ऑपरेशन होने से पहले आपने उसको कहना है कि डीप ब्रीथ लेंगे, ठीक है। एंसेंट्रिक स्पिरोमेट्री ये भी हमारे पास एक प्रोसीजर है कि 3 बाल होती है, आपने उसको ज़ोर से सांस जो है वो प्रोवाइड करना है ताकि तीनों बाल ऊपर नीचे हो चला जाए। ये एक एक्सरसाइज है आपके लंग्स के लिए, ठीक है, जिससे सही तरीके से ऑक्सीजनेशन हो जाए, ठीक है। अवॉइड कफिंग, स्नीजिंग एंड स्ट्रेनिंग, ठीक है। और पोस्ट ऑपरेटिव
सर्जरी के बाद फिर आपने क्या करना है, ये कपिंग वगैरह स्नीजिंग ये चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर आपने न्यूरोलॉजिक असेसमेंट करना है, यूरिन फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी रिस्क ऑफ डायबिटिक्स इंसिपिडस ये चीज़ चेक करवाना है। नेसल फेकिंग एंड जो म्यूटेज ड्रेसिंग है ये आपने सही तरीके से करवाना है। फिर जो नो कपिंग, स्नीजिंग, ब्लोइंग, स्टैंडिंग एंड ब्लेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग वगैरह नहीं कराना है अपने आप को। स्नीजिंग ये चीज़ें नहीं कराना है ऑपरेशन के बाद, ठीक है, जब सर्जरी हो जाती है। तो फिर रिप्लेस जो CSF होती है, ठीक है, ड्रेनेज, अगर ये हुआ तो फिर आपने जो है CSF में कोई भी मसला आ रहा है, ठीक है, तो ये भी आपने क्या करना है, निकालना है, ड्रेन करना है। कोई भी फ्लूइड वगैरह आ जाती है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में, ठीक है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी विद टारगेट हार्मोन, ठीक है, कोई भी हार्मोन से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है या कम हो रहा है उसके लिए आपने ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो हम पहले पढ़ लिए, ठीक है, कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था और उसकी जो फिर एक्रोमेगेली, ड्वार्फिज्म एंड जो दूसरा था जाइजेंटिज्म तीसरा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी। इसके बाद आवर डिजीज़ भी एंडोक्राइन में रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम जो अपनी HN है, HN के जो टॉपिक हैं वो अभी में आएंगे, ठीक है। तो अगर आपके यूनिवर्सल नेचर अहमद फ़ैनाई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँच जाए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।